Morning everyone. So today we are discussing here the revision questions of chapter electric potential and capacitance. Okay, and as you know now the terms for sending the videos are also changed. Terms जो हैं आपके those are now Thursday एंड मंडे. थर्सडे और मंडे को जो है वो आपकी वीडियो ग्रुप पर शेयर होगी. और जितना भी 3 डेज़ में क्लास में जो वर्क कराया जा रहा है, स्कूल में जो वर्क कराया जा रहा है 3 डेज़ का, दैट विल बी सेंट ऑन द नेक्स्ट 4th डे. ओके, सो नाउ द रिवीजन इज़ गोइंग ऑन. और रिवीजन में हम पहले मैंने रिवीजन कराया है फर्स्ट यूनिट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का रिवीजन मैंने शेयर किया था. उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जो रिवीजन है दैट टुडे आई एम डिस्कसिंग. ओके, फिर इसके बाद क्या होगा, वी विल डिस्कस द सैम्पल पेपर्स. उसके बाद हमें सैम्पल पेपर्स का रिवीजन करना है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. यहाँ वो सारे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जो बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट हैं. So here I have taken this question number 18, and the question is 2 points A and B are situated at a distance 1 meter and 2 meter from the source of electrostatic field whose strength as a function of x from source is E is equal to 5 upon x square. What is the potential difference between A and B? So actually जो situation है वो situation इस तरह की है कि 2 points A और B जो हैं वो 2 पॉइंट्स एक सोर्स से, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का सोर्स है, उस सोर्स से 1 मीटर और 2 मीटर के डिस्टेंस से. ठीक है, ये एक ऐसा सोर्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो भी यहाँ दे रखी है 5/x². ओके, अब ये x के टर्म्स में दे रखी है. यहाँ लिखा भी है कि इट इज़ एज अ फंक्शन ऑफ x फ्रॉम द सोर्स. सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो इतनी है और x जो है दैट इज़ टेकन हियर एज अ डिस्टेंस. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो डिस्टेंस है उसके टर्म्स में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है. और आपको पता है कि रेसिप्रोकल में आ रहा है डिस्टेंस. इसका मतलब जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होता है कि सोर्स से जितनी जितनी दूर जो है वो डिस्टेंस जितनी बढ़ेगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी. तो सबसे पहले एक हिंट है, आपको याद रखना है, आपको ये समझना है कि जब भी कोई वैल्यू जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में दे रखी होती है, तो आपको हमेशा जो है वो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है. दूसरी बात ये भी है, यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. ए और बी ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा. तो एक बात याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फील्ड में जो रिलेशन होता है दैट इज़ ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ डी. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है -dV/dr, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट काउंट किया जाएगा. यहाँ माइनस साइन भी आ रहा है. और अगर हम पोटेंशियल यहाँ से फाइंड करें तो दैट विल बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E/dr. ओके, तो हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए. अब इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो गिवन वैल्यू है वो हम पुट कर सकते हैं, मीन्स 5/x². अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस किस रेंज में चाहिए, कहाँ से कहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उसके लिए ये जो डिस्टेंसेस हैं ये डिस्टेंसेस हम यूज़ करेंगे. 1 मीटर और 2 मीटर दे रखा था, तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फाइंड कर रहे हैं, लिखा भी है यहाँ अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लिमिट जो पुट करेंगे दैट विल बी फ्रॉम 2 to 1. ओके, तो हमने फॉर्मूला सबसे पहले लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर हमने इसको पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करा है और अब हम इसमें पुट करने जा रहे हैं वैल्यूज़. ओके, तो जब आपने वैल्यूज़ यहाँ लिखी, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो आप यहाँ पर स्केलर वैल्यूज़ ही पुट करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो आपने लिखा माइनस और इंटीग्रेशन साइन पे आपने लिखा B/A. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की 5/x² dx. ओके, फिर आपने माइनस साइन लगाया और लिमिट्स पुट की 2 to 1. ओके, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट कितनी होगी 1, और वैल्यू एज इट इज़ 5/x². अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. तो उससे पहले नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट आउटसाइड ले लिया है 5 इज टेकन आउटसाइड.
इंटीग्रेशन का सिंबल बनाया 2 to 1, 1/x² dx। अब आप 1/x² को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻², जो है वो 1/x² मीन्स क्या हुआ, x⁻²। जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि पावर जो है वो +1 हो जाएगी और अपॉन में भी वही क्वांटिटी आ जाएगी, तो -2 + 1। ओके, तो जो आपका रिलेशन है वो आ जाएगा -2 + 1 लिखने के बाद में। अब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, अब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे -2 + 1। सॉरी, इट वुड बी, तो इस तरह से ये रिलेशन आएगा आपका। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ -1 आया, पावर में x⁻1 आया, तो -1/x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x। ओके, तो यहाँ पर आपने इंटीग्रेट कर लिया, -1/x। लिमिट्स एज इट इज़ लिखी हैं 2 to 1। अब की बार में हम क्या करेंगे, लिमिट्स को अप्लाई। तो जब आप लिमिट्स को अप्लाई करेंगे तो माइनस बाहर भी लगा है और एक माइनस अंदर आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। 5 1/x, तो एक बार x के प्लेस पर लेना है आपको 1 और एक बार 2 लेना है, तो 1 - 1/2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 × 1/2 मीन्स 2.5 वोल्ट। ओके, तो इस तरह से जब ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें किसी भी चीज़ में एज ए फंक्शन ऑफ एक्स डिस्टेंस के फंक्शन में दे रखा हो, तो याद रखिएगा उसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करके ही आपको सॉल्व करना है। ओके, तो इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर assuming that the capacitor is disconnected from the charging battery. Explain how the capacitance, potential difference and energy stored in the parallel plate capacitor change when a medium of dielectric constant K is introduced between the plates। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कई बार बताया है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि आपको क्या करना है। इतना पार्ट जो है दैट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, वो मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है इसको ड्राइव कैसे करना है, कि एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करना है। कौन सा एक्सप्रेशन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है जिसमें एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको फाइंड करनी है। ओके, तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रिलेशन होता है ½ और ½ को आप लिख सकते हैं Q²/2C। ओके, तो ये दोनों ही रिलेशन में से आप कोई भी ड्राइव कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें ड्राइव करना, बट इट विल बी डायग्राम बेस्ड, डेरिवेशन पूरा डायग्राम बेस्ड होगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये जो है कंडीशन, ये आपको ड्राइव करके शो करनी है। या अगर यहाँ लिखा है ड्राइव करना है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है अज्यूमिंग दैट द कैपेसिटर इज़ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द चार्जिंग बैटरी। तो मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर के लिए दो कंडीशंस होती हैं। एक तो ये कि कैपेसिटर को ऑलरेडी बैटरी से कनेक्ट करके रखा है। ओके, कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है और उसकी प्लेट्स के बीच में जो है वो डाई इलेक्ट्रिक को फिल कर दिया जाता है। तब वेरियस पैरामीटर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और वेरियस पैरामीटर्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं, तो उनमें है इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, और आ जाता है आपका कैपेसिटेंस, चार्ज, एनर्जी स्टोर्ड, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, दूसरा केस आता है कि अगर इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटर है उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जैसा यहाँ दे रखा है, और डिस्कनेक्ट करने के बाद में उसकी प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को फिल कर देते हैं, तब वेरियस पैरामीटर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ये रीजनिंग में आए, 2 मार्क्स में, 1 मार्क में, और या फिर जो है इसके बहुत सारे पार्ट्स को ज्वाइन करके लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ दे रखा है 5 मार्क्स में है। ऊपर डेरिवेशन है और नीचे ये सेपरेट 3 पार्ट्स अलग हैं।
तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको एक रूल याद रखना है कि जब भी कैपेसिटर जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है, ओके, कैपेसिटर अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो उसका वोल्टेज है वो मेंटेन्ड रहता है, जितना था उतना ही रहेगा। तो पोटेंशियल जो है दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है तब, ओके। तो अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है तो ये कांस्टेंट रहता है, और क्योंकि जो पोटेंशियल है उसका रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, जैसा अभी आपने देखा था E इज इक्वल टू dV/dr, तो सेम इफेक्ट विल बी देयर ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, ओके। और जो चेंजेस होते हैं, अब बाकी सारी चीज़ों में क्या चेंजेस होंगे, तो याद रखना है आपको कि जो अगर डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया है प्लेट्स के बीच में, तो हमेशा जो कैपेसिटेंस होगी वो डाइलेक्ट्रिक, जो जितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है, जैसे यहाँ दे रखा है के, तो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, जितने भी टाइम्स दे रखा, अगर कोई नंबर है कि कोई न्यूमरल वैल्यू है तो उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कनेक्टेड है बैटरी के साथ में तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दो पैरामीटर्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ओके। चार्ज इंक्रीज करता जाएगा। अगर बैटरी से डिस्कनेक्टेड है तो बैटरी से डिस्कनेक्ट होने के बाद क्या कांस्टेंट रहता है, तो बैटरी से अगर डिस्कनेक्टेड है तो उसको जो है वो फर्दर चार्ज मिलना बंद हो जाता है, तब उसमें जो चार्ज होता है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपने ये रूल याद कर लिया कि बैटरी से कनेक्टेड में क्या कांस्टेंट है, बैटरी से डिस्कनेक्टेड में क्या कांस्टेंट है, तब आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो जब बैटरी से डिस्कनेक्टेड कर देते हैं तब क्या कांस्टेंट रहेगा, चार्ज, और जब बैटरी हटा दी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी, और पोटेंशियल क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो भी रिड्यूस होगा। पोटेंशियल जब रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड जो थी वो भी रिड्यूस होगी, और जो कैपेसिटेंस है वो दोनों ही केसेस में चाहे कनेक्टेड है बैटरी या डिस्कनेक्टेड है, लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमेशा कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगी, इंक्रीज। तो यहाँ इन सारे पैरामीटर्स को ही पूछा गया है, लेकिन अब आपको यहाँ वर्ड्स में नहीं बताना, साथ में रिलेशन भी देना है उसके हिंट के लिए। तो सबसे पहले इसमें कैपेसिटेंस पूछा है, तो कैपेसिटेंस को आप क्या बताएंगे कि कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज। कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, अगर इनिशियली C0 थी तो फाइनली KC0 के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैंने क्या बताया कि वो रिड्यूस होगा, अब वो रिड्यूस होगा, कितना रिड्यूस होगा, तो वो भी के टाइम्स ही रिड्यूस होगा। जो बढ़ रहा है वो के टाइम्स बढ़ रहा है, जो घट रहा है वो के टाइम्स घटेगा। अब आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये के टाइम्स रिड्यूस होगा, तो आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा Q0/C। अब जो चार्ज है Q0 वो कांस्टेंट रहेगा, तो Q0 जो है वो इनिशियल फाइनल सेम है, लेकिन C के प्लेस पर आपने क्या लिखा, जो फाइनल वाली C थी, यानी कि K0, यानी कि K टाइम्स द इनिशियल कैपेसिटेंस, तो KC0 हो जाएगा। अब आपने क्या करा, ये K की इनिशियल वैल्यू पुट की, क्योंकि चार्ज इनिशियल वाला है, C0 V0 अपॉन में C0 के C0 कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज़ प्रूव दैट कि V जो पोटेंशियल है, इनिशियल पोटेंशियल, वो K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, अपॉन में क्या आ रहा है। स्टोर्ड एनर्जी को आपको प्रूफ करना है, तो एनर्जी का फॉर्मूला लिखा ½ CV², इसमें C K टाइम्स इंक्रीज होगा, V K टाइम्स डिक्रीज होगी, दोनों को पुट कर दिया, ये रिलेशन आया, इसका मतलब U0/K। तो पोटेंशियल एनर्जी भी K टाइम्स क्या होगी, डिक्रीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका जो मैंने अभी आपको समझाया है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इजी है, उतना रीजनिंग वाला नहीं है, बट इट इज़ अ न्यूमेरिकल। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में एयर है और कैपेसिटेंस कितनी है, 8 पिकोफैरड। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? अब आपको क्या करना है, देखिए इनिशियली क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी प्लेट्स के बीच में एयर, तो आपने फॉर्मूला लिखा C इज इक्वल टू ε0A/d। आई होप कि जब आप रिवीजन करने बैठे हैं तो फॉर्मूलों की आपने प्रैक्टिस कर ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूले प्रैक्टिस नहीं किए और आप डायरेक्ट रिवीजन करने जा रहे हैं तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक, आपको फॉर्मूले सर्च करने पड़ेंगे। तो एक बार फॉर्मूले पढ़ लीजिए, उसके बाद में ही रिवीजन करने बैठिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस होती है एयर की कंडीशन में ε0A/d। अब आपसे पूछा है कि अगर अब क्या करा है कि प्लेट्स की जो डिस्टेंस थी दोनों प्लेट्स के बीच की उसको हाफ कर दिया, और प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जिसका कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था 6।
अब फाइनल वाली कैपेसिटेंस कितनी होगी ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट तरीका ये है कि वैसे तो इतना पार्ट लिख सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने यहीं इसी रिलेशन से स्टार्ट किया, सी डैश, फाइनल कैपेसिटेंस आपको फाइंड करनी है। तो आप फाइनल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, जो आपका इनिशियल था वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था, तो जो है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो आपने लिखा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, क्या हो जाएगा डी डैश। अब डी डैश का मतलब फाइनल वाली डिस्टेंस कितनी हो गई है, डी बाई टू, क्योंकि उसमें से डी बाई टू रिड्यूस कर दिया। तो अब आपके पास फाइनली ये वाला रिलेशन आया। ठीक है, अब इस वाले रिलेशन में आपको क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो के जो है आपका वो गिवन है यहाँ पर, के कितना है देखिए यहाँ लिखा है, इसको सिंप्लीफाई और कर दिया है, जो 2 अपॉन में लिखा है ऊपर आ गया 2 के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, तो 2 की वैल्यू लगानी है, के की लगानी है। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का मतलब क्या है, इनिशियल कैपेसिटेंस जो गिवन है, कितनी गिवन है 8 इंटू 10 की पावर -12। -12 क्यों लगाया है, क्योंकि 8 पिको फैरेड थी, आपको फैरेड में बदलना है, तो 8 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड। तो आपकी जो फाइनल कैपेसिटेंस थी वो इतनी आ रही है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 12 8 96 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड। ओके, तो ये जो है आपका दिस क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेरे पास पूरा जो है अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसके प्लेस पर आपको नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड across the parallel and series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacitances in the ratio 1:2 so that the energy stored in the two cases becomes the same। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। दो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2, तो कहा है एक बार उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं और उनकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, फिर उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, फिर उनकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, और दोनों पोटेंशियल एनर्जी का जब रेशियो करेंगे तो उसका आंसर कैसा आएगा, सेम। और उसमें आपको दोनों पोटेंशियल्स, दोनों कंडीशन में सीरीज और पैरेलल में जो पोटेंशियल्स हैं उनका रेशियो आपको फाइंड करना है। तो देखिए उसका तरीका ये है, पहला जो पार्ट है बी पार्ट में सेपरेट आंसर विल बी देयर। तो पहले पार्ट में लिखा आपने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हाफ सी एस वी एस स्क्वायर, एस फॉर सीरीज, फिर आपने लिखा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। उसके बाद आपने क्या किया कि ये जो सीरीज और पैरेलल दोनों हैं इनको क्या कर दिया, डिवाइड। ओके, जब आपने इनको डिवाइड किया तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, आपका यू एस अपॉन यू पी आया है, यू एस अपॉन यू पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि दोनों सेम है कहा है इसमें। अब बाकी जब आप डिवाइड करते हैं तो सी एस वी एस स्क्वायर अपॉन सी पी वी पी स्क्वायर आएगा। ओके, अब आपने क्या किया, एक साइड वी कर लिया, एक साइड सी कर लिया, तो आपने वी एस अपॉन वी पी को लेफ्ट में लिखा और स्क्वायर हटा दिया, तो इस साइड में स्क्वायर रूट आ जाएगा और सी पी अपॉन सी एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब आपको करना ये है कि सपोज दैट ऊपर लिखा है सी पी मतलब कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो दोनों अलग C1 और C2 हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये आ जाएगा, न्यूमरेटर में लिख देंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन की जब बात होगी तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन करके रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने पुट कर दिया, फिर आपने सॉल्व किया, रेशियो में जो आया उसकी जगह 1/2 पुट कर देंगे, देन आंसर विल कम। ओके, तो आपका जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3/√2, जो आपका वी एस अपॉन वी पी का आंसर आएगा। ओके, तो आपको इसको सॉल्व करना है यहाँ तक, और एक पार्ट और इसके साथ अटैच्ड है, उस पार्ट में लिखा है शो दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल मेकिंग एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज गिवन बाय दिस। ये डेरिवेशन है, डायरेक्ट करना है, ये पार्ट मैं बता दे रही हूँ। हैंस फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग इट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको याद है कि ये जो रिलेशन होता है यहाँ लिखा भी है
एक्चुअली ये होता है W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये एक फार्मूला होता है। तो इसमें कहा है आपको कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि थीटा 1 है 180 से आपको कहाँ तक रोटेट करना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि थीटा 2 है 0। ऐसा करने में कितना वर्क करना होगा, तो जब आप ये इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कॉस थीटा पहले आ रहा है 1, तो यानी कि कॉस 180 माइनस आ रहा है कॉस 0 यानी कि 1, तो 180 कितना होता है -1, माइनस ये ऑलरेडी 1 आ रहा है तो कितना हो जाएगा -2, और साथ में क्या आएगा PE, तो इसका आंसर होगा -2 PE। ओके, तो आपका यहाँ तक का रिवीजन फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट टर्न से हम सैम्पल पेपर स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।